हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 22 नवंबर और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज गांधी मंडेला अवार्ड को लेकर है। दरअसल ये जो अवार्ड है वो किसे मिला है? दलाई लामा जी को मिला है, जो कि तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर है और 14 लामा है तिब्बतन के। इन्हें 1989 का नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। तो दलाई लामा की इंपॉर्टेंस ये है कि इनकी जो फिलोसफी है वो ह्यूमन मैनकाइंड के लिए बहुत अच्छी है, हमारी मानवता के लिए अच्छी है। हम एथिक्स के आंसर में हमेशा दलाई लामा को फिलोसफी को कोट करते हैं। इनकी जो फिलोसफी है यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम ह्यूमंस है तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है अपने दूसरे फिलो ह्यूमन बींग्स के लिए और नेचर के लिए। तो इनकी फिलोसफी को हम हमेशा कोट कर सकते हैं। अगर हम गांधी मंडेला अवार्ड की बात करें तो इसे देने वाली संस्था का नाम है गांधी मंडेला फाउंडेशन। ये एक टाइप का एनजीओ है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2019 से इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी, तब जब गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी थी। ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो गांधी जी और मंडेला, नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीकन लीडर्स थे, उनकी जो फिलॉसफी में जो काम करता है, उनकी लेगेसी को जो आगे बढ़ाता है, जो ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करता है, जो फ्रीडम के लिए वर्क करता है, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा आप अगर सोशल वेलफेयर में, कल्चर में, एजुकेशन के क्षेत्र में, एनवायरमेंट के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और इनोवेशन के क्षेत्र में भी ये अवार्ड दिया जाता है। इसे चूज करने के लिए भी कोई अच्छी ज्यूरी बैठती है, जिसमें कई ऐसे एमिनेंट ज्यूरिस्ट होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इनकी ज्यूरी में। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म को लेकर है। दरअसल ये एक टाइप का इंटरनेशनल कैंपेन है जो कि वुमेन्स और जो गर्ल्स चाइल्ड है जिनके खिलाफ जो हेरासमेंट होता है, जो अत्याचार होता है, उसके अगेंस्ट ये कैंपेन होता है। दरअसल ये जो कैंपेन होता है 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म, ये सिविल सोसाइटीज करती है, मतलब लोग आपस में मिलकर ये कैंपेन रन करते हैं। इसमें कोई मेजर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हालांकि जो यूनाइटेड नेशन है वो इसको इनडायरेक्टली सपोर्ट जरूर करती है। तो ये जो कैंपेन है हर साल नवंबर 25 से शुरू होता है और दिसंबर 10 तक चलता है। नवंबर 25 से क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स होता है और दिसंबर 10 तक जब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। तो इन्हीं 16 दिनों में एक्टिविज्म क्या करते हैं, कई सारी कैंपेन लॉन्च करते हैं, कई जगह सभाएं होती है, लोगों को जागरूक किया जाता है, अवेयर किया जाता है कि हमें वुमेन्स के अगेंस्ट कोई वायलेंस नहीं करना चाहिए। और इस साल का जो थीम है वो ये है, यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स एंड गर्ल्स। हालांकि ये जो प्रैक्टिस है ये 1991 से चली आ रही है और ये कैंपेनिंग हमें बीजिंग डिक्लेरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन बीपीएफए के अराउंड में देखने को मिला था। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगर आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स तो हर 3 में से 1 जो महिला होती है उसने वायलेंस फेस किया होता है जस्ट बिकॉज़ शी इज़ वुमन और शी इज़ गर्ल। इंडिया में भी कुछ एफर्ट लिए गए हैं, जैसे कि 1947 के बाद से ही उन्हें राइट टू वोट दिया गया था। इसके बाद इंडिया ने रेटिफाई किया है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन। इसके बाद जो ग्लास सीलिंग जो देखने को मिलता है हमारे वुमेन्स के अगेंस्ट की, उन्हें नई पोस्ट नहीं दी जाती है, उन्हें सीईओ की पोस्ट नहीं दी जाती है, उन्हें कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग की पोस्ट से अवॉइड किया जाता है। बट अब ऐसा धीरे-धीरे चेंज होने देखना क्योंकि कई कई बड़ी कंपनियां हैं, उनको वुमेन्स लीड कर रही हैं और कई जगह जैसे अभी आर्मी में देखने को मिल रहा है कि उन्हें भी परमानेंट कमीशन दिया जा रहा है। तो अब जो महिलाएं हैं वो ग्लास सीलिंग को ब्रेक कर रही हैं। इसके अलावा नारी शक्ति फॉर न्यू इंडिया कैंपेन इंडिया लॉन्च कर रहा है ताकि इन्हें वॉयलेंस से भी दूर रखा जाए और साथ ही साथ इन्हें डेवलपमेंट एक्टिविटीज में भी इनके साथ पार्टिसिपेट किया जाए। तो ओवरऑल इंडिया अच्छे स्टेप ले रहा है वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए। तो इस 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म को आप अपने एग्जाम्पल में, अपने एथिक्स में, अपने जीएस2 में आप इसको मेंशन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यूपी से पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कि 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म किससे रिलेटेड है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज लॉस एंड डैमेज फंड को लेकर है। दरअसल यूएनएफसीसी की सीओपी 27 चल रही थी, कहाँ पर? इजिप्ट में चल रही थी। तो यहाँ पर बहुत हद तक ये बात डिस्कशन चल रही थी कि क्या जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कार्बन एमिशन हुआ है वो उनकी तरफ से हुआ है, डेवलप कंट्रीज ने ज्यादा एमिट किया, इसी वजह से आज हम ग्लोबल टेम्परेचर में एक राइज देखने को मिल रहा है। पर प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी जिम्मेदारी उठा नहीं रहे हैं और वो चाहते हैं कि सारी कंट्रीज मिलकर कंट्रीब्यूट करें क्लाइमेट चेंज के लिए। बट इंडिया का ऐसा मानना है कि नहीं, हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अभी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हम पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल नहीं हो सकते, पर अभी डेवलप कंट्री अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है। तो इस लॉस एंड डैमेज फंड की जो रिक्वायरमेंट थी वो पहले से चली आ रही है, बहुत पहले से इसमें डिबेट होता आ रहा है, बट डेवलप कंट्रीज मान रही थी। पर फिलहाल एक उम्मीद की किरण दिखी क्योंकि अब जो डेवलप कंट्रीज है उन्होंने भी हामी भर दी कि हाँ, ये फंड बनाया जाएगा। इस फंड में होगा क्या कि बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज होता है, जो टेम्परेचर राइज होता है, उससे कई जो कंट्रीज है वो बहुत ज्यादा खतरे में आ गई, जैसे कि मालदीव, बांग्लादेश। इनमें क्या हो रहा है, जब जो सी लेवल का जो राइज देखने को मिल रहा है तो इनके कई लैंड सबमर्ज होने वाले हैं। तो वहाँ पे उनके रहने का खतरा है, उनके इकोनॉमिक खतरा है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स भी सबमर्ज हो जाएँगी, तो उनको बहुत ज़्यादा खतरा है। और कई कंट्रीज़ फ्लड फेस कर रही हैं, कई कंट्रीज़ ड्रॉट फेस कर रही हैं।
ऐसी कंट्रीज वल्नरेबल हो जाती हैं। तो इन्हीं वल्नरेबल कंट्रीज को हेल्प करने के लिए डेवलप कंट्री इस लॉस एंड डैमेज फंड में अपना कंट्रीब्यूशन देंगी। फिर इस लॉस एंड डैमेज फंड से जो पैसे होंगे वो इन्हीं कंट्री को दिए जाएंगे ताकि वो अडाप्ट कर सकें और मिटिगेट कर सकें जो क्लाइमेट चेंज से उनको नुकसान होने वाला है। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है यूएनएफसीसी का। पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी तक जो लॉस एंड डैमेज फंड की जो फंक्शनलिटीज हैं, जो रूपरेखा है वो क्लियर नहीं है। इसके लिए एक ट्रांजिशनल कमेटी बनाई जा रही है जो COP28 होगा यूएई में। वहां पे ये डिसाइड होगा कि ये फंड कैसा होगा, कौन इसमें कितना कंट्रीब्यूट करेगा और क्या डेवलपिंग कंट्री को भी कंट्रीब्यूट करना है, कौन सी होंगी जो वल्नरेबल कंट्रीज की कैटेगरी में आइडेंटिफाई होंगी। इस फंड में फिलहाल ये माना गया है कि इस पे जो कंट्रीब्यूशन होगा वो मेजरली डेवलप कंट्रीज करेंगी। उसके अलावा कुछ प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कर सकती हैं। तो आपको पता है लॉस एंड डैमेज क्या होता है कि बहुत सारी कंट्री जो क्लाइमेट चेंज से नुकसान झेलती हैं, उनको ड्रॉट देखने को मिलता है, फ्लड देखने को मिलता है, सी लेवल जो राइज हो रहा है उससे बांग्लादेश और मालदीव के कई लैंड सबमर्ज होने वाले हैं। तो इससे उन कंट्री को अडॉप्ट करने में उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए। और 55 वल्नरेबल कंट्रीज का एस्टिमेट किया गया था कि क्लाइमेट से होने वाले नुकसान की वजह से उन्हें $525 बिलियन का नुकसान हो रहा है और ये $580 बिलियन पर ईयर हो जाएगा बाय 2030 तक। तो बहुत ज्यादा उनको नुकसान हो रहा है। तो हमें उनके नुकसान को कम करना ही होगा। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर इश्यू अभी भी यही अटक गया है कि पता नहीं कि डेवलप कंट्रीज को ही सिर्फ कंट्रीब्यूट करना है या डेवलपिंग कंट्री को भी करना है। अगर डेवलप कंट्रीज कर रही हैं तो कितना करेंगी ये भी क्लियर नहीं है। इंडिया डोनर होगा क्या लॉस एंड डैमेज फंड का? इंडिया ने साफ साफ बोला है कि हम कई तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करते हैं। जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज जैसे बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, मालदीव हो गया, हम अपने तरीके से उन्हें कार्बन टेक्नोलॉजी में हेल्प करते हैं। बट हम खुद भी क्लाइमेट चेंज के नुकसान को झेल रहे हैं। हम खुद भी डेवलपिंग है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने ये बोला है कि क्या इंडिया को बेनिफिशियल लिस्ट में शामिल करना चाहिए वल्नरेबल की? तो इंडिया ने बोला कि हाँ वल्नरेबल हैं। आज भी देखो बिहार में, असम में, एमपी में इस साल कितना फ्लड देखने को मिला। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड फ्लड था वो। इस बार हमें विंटर में फ्लड देखने को मिला, अक्टूबर में फ्लड देखने को मिल रहा। तो ये सब क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। हमको ड्रॉट देखने को मिल रहा है, खासकर राजस्थान में। तो इससे नुकसान हमको भी हो रहा है, हमें भी इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। तो इसलिए इंडिया भी अपने आप को वल्नरेबल कैटेगरी में डालना चाहता है। पर ये अगले साल यूएई में जब होगा तभी क्लियर हो पाएगा कि क्या होगा लॉस एंड डैमेज फंड का जो पूरा सिस्टम होगा वो कैसे होगा और कौन उसमें लिस्ट में शामिल होगा और कौन डोनर की लिस्ट में शामिल होगा। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ नो मनी फॉर टेरर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस को लेकर है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसका जो थर्ड मिनिस्टर का जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो अगर हम नो मनी फॉर टेरर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 2018 में जब इसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था पेरिस में। तो ये जो नो मनी फॉर टेरर इनिशिएटिव है, ये जो टेरर फाइनेंसिंग होती है उसे कैसे कम किया जाए, उसे कैसे खत्म किया जाए, ये उस पर आधारित है। ये उसके लिए बनाया गया था ताकि सारी कंट्रीज आपस में कोऑपरेट कर सकें। क्योंकि जो टेरर फाइनेंसिंग है वो अक्रॉस द बॉर्डर्स होती है। सपोज करो इंडिया में टेररिज्म होता है तो जो फंडिंग आती है कहाँ से आती है? पाकिस्तान से आती है। तो हमें अगर टेरर फाइनेंसिंग काउंटर करना है तो सारी कंट्रीज को कोऑपरेट करना होगा आपस में। उसके बाद 2019 में ये मेलबर्न में आयोजित हुआ था कॉन्फ्रेंस। उसके बाद इंडिया में हो रहा है 2022 में। तो इस कॉन्फ्रेंस में यही डिस्कस किया जाता है कि कैसे जो काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग उसे इम्प्लीमेंट किया जाए और जितने भी इमर्जिंग चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें काउंटर किया जाए। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि नए ट्रेंड्स क्या हैं, ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है टेररिज्म और फाइनेंसिंग में, वो डिस्कस किया जाता है। इसके बाद जो टेररिज्म आजकल जो नई टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, उनसे काउंटर करने के लिए स्टेप लेने का डिस्कस किया जाता है। तो इस साल ये चूंकि कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी, इंडिया में हुई थी, तो यूपीएससी इस पे पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग को लेकर है। दरअसल ये जो इनिशिएटिव है किसका है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज का। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये जो सेंटर है, वो क्या करेगा कि पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएगा। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी बताएगा कि कैसे हम हमारी जो मेरीटाइम ट्रेड है, जो हमारे पोर्ट हैं, उन्हें कैसे हम कार्बन न्यूट्रल बना सकते हैं, कैसे हम जो मेरीटाइम ट्रेड से होने वाले जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको कम कर सकते हैं, ताकि जो हमारा जो मेरीटाइम ट्रेड है, जो भी हमारी शिपिंग होती है, वहाँ पे कम से कम एमिशन किया जा सके। तो ये जो सेंटर होगा नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, ये सागरमाला प्रोग्राम के अंडर आएगा। सागरमाला प्रोग्राम में इंडिया जो है वो पोर्ट डेवलप कर रही है ताकि मेरीटाइम ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके। और ये जो नेशनल सेंटर होगा ये हमारी मिनिस्ट्री को हेल्प करेगा, उसकी टेक्नोलॉजिकल आर्म होगी जो बताएगी कि कैसे हम नई पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या जो नए रिसर्च आ रहे हैं, कॉपरेशन देखने को मिल सकता है ग्रीन शिपिंग में। तो हमें इस इनिशिएटिव के बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ ग्रेट नोट को लेकर है। दरअसल ये जो ग्रेट नोट है ये एक पक्षी है जो कि वेडर बर्ड होता है। वेडर बर्ड मतलब जिनकी जो आप इनके लेग्स देख पा रहे हो तो ये लंबे लेग्स होते हैं। तो ये जो शोर बर्ड कहलाते हैं। तो जो शोर होते हैं, जो हमारे कोस्टल एरिया होते हैं, वहां पे ये पाए जाते हैं। तो ग्रेट नोट इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये केरला के कोस्ट में देखे गए हैं।
तो ग्रेट नोट एक स्मॉल वेडर और शॉर्ट बर्ड कहलाता है। ये मीडियम साइज के होते हैं। साथ ही साथ जो इनके बिल होते हैं वो स्लेंडरली या फिर स्ट्रेट होते हैं। और ये इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड होते हैं, क्योंकि जो ट्रेवल करते हैं कहाँ से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से लेके सदर्न हेमिस्फीयर तक। अगर इनके आईयूसीएन की कैटेगरी की बात करें तो इंडेंजर कैटेगरी में आते हैं ये। और मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, कोस्टल एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जब वहां पे समर होता है। इसके अलावा ये ब्रीड करते हैं ईस्टर्न साइबेरिया, रशिया में। और जब ये माइग्रेशन पे होते हैं, जब फ्लाइट पे होते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, कोस्टल एरियाज ऑफ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो हमें ये केरला कोस्ट में दिखे हैं, न्यूज में है, इसलिए यूपीएससी इन पर पूछ सकती है। अगर हम आज के क्वेश्चन की बात करें तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रीन क्लाइमेट फंड जीसीएफ। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज फंड एस्टैब्लिश विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द यूएनएफसीसी। Second statement, the fund's investment can be in the form of grants only. Third, GCF has established a direct access modality so that national and sub-national organization can receive fund directly rather than only via international intermediaries. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 3 ओनली। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।